Oh friends, most welcome to this channel। आज देखिए, लॉ की पढ़ाई में हमें हर छाया, हर रोशनी, जमीन के अंदर पेड़ की जड़ें कैसे फैलती हैं, क्या करती हैं, और जमीन के ऊपर पेड़ कैसे बढ़ता है, उसमें क्या क्या फायदे होते हैं। अब जड़ जो है, जिसको कि रूट कहते हैं, इसीलिए आपने सोचा कि रूट कॉज बार बार क्यों कहा जाता है, चाहे बीमारियां हों, चाहे समस्याएं हों, तो कहते हैं रूट कॉज। रूट कॉज का मतलब जड़ वाली समस्या, जड़ में जो समस्या है। अब जड़ में क्या समस्या है? जड़ को नीचे जाने के लिए पथरीली ज़मीन मिल रही है, जड़ें फैल नहीं रही, जिससे कि पेड़ कमज़ोर और पीलापन लिए फैल नहीं रहा। और जड़ के अंदर पानी चले गई, लेकिन पानी नहीं है, ज़मीन अंदर से सूखी है, तो ये भी एक रूट कॉज है। अब जड़ को नीचे खाद नहीं मिल रही, रेतीली ज़मीन है, तो ये भी समस्या है। ऐसे ही हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनको हल करने के लिए हर सरकार कोई ना कोई कानून लाती है। सरकार को छोड़ो, पुराने समय में जब राजा महाराजा या बाद में मुग़ल बादशाह वाला या दूसरे बादशाह वाला नवाब हुए, सुल्तान हुए, उन्होंने अपने सामने आने वाली समस्याओं को देखकर उनकी कुछ काट निकाली, जिसको कि कानून कहा गया। अब कानून का मतलब आज के टाइम तो हम यही सोचते हैं कि बुराई के प्रभाव को कम करके सच्चाई को जिताने वाला, सच्चाई के अधिकारों की रक्षा करने वाला ही कानून होता है। लेकिन कानून वो है जो कि एक शासक सत्ता, प्रभु सत्ता, फाउंडर जो है, जैसे कि पहले राजा बादशाह होते थे। अब औरंगजेब था, उसने एक कानून बनाया था जजिया कर का। तो जजिया कर एक कानून था, लेकिन क्या वो पूरे समाज के लिए समस्या का हल था या कुछ और नियत से बना था? तो कानूनों के रूप जो है सरकार के हिसाब से बनते रहे। अब कांग्रेस सरकार ने सरकारी नौकरियां बनाई, उसमें सरकारी नौकरियों में कर्मचारी कितनी भी समस्या पैदा करें, उनको निकाला नहीं जाता था। पूरे टाइम तक 60 साल की एज तक उसको पेंशनेबल होने तक सर्विस में रखा जाता था। हाँ, छोटी मोटी सजाएं, प्रमोशन डिमोशन होते थे, लेकिन अब आर्मी तक की सर्विस को 4 साल की सर्विस करने का कानून बन गया है। तो ये कानून है। खैर, ज़्यादा उसमें ना जाके आज हम ये बात करते हैं कि ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिनके कारण कंज्यूमर को बहुत परेशानियां और नुकसान होता था, कोई सुनने वाला नहीं था। एक बार वो किसी झांसे में पढ़कर कोई चीज़ ले लेता था, उसको किसके वजह से मिलती थी? पैसे की वजह से, पैसे के लेन देन पर। जब तक संसार में करेंसी, धनराशि, पैसा नहीं आया था, तब होता था कि एक चीज़ देख के दूसरी चीज़ ले लेते थे। किसी के पास अगर बाजरा है तो उसके बदले में वो गेहूँ ले लेता था, या ज़रूरत की कोई और चीज़, कपड़े तक लिए जाते थे।
लेकिन अब पैसे के लेन देन पर इतनी मुश्किल से कमाई हुई धनराशि के कारण इंसान कुछ जोड़ पाता है, तब अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर थे, फैक्ट्री वाले थे, या बाज़ार में बैठे हुए लोग जिनका कब्ज़ा था बाज़ार पे, दुकानें थी, थोक की दुकानें थी, फैक्ट्रियाँ थी, मिल थी, वे लोग जैसे तैसे करके, बहका के, फुसला के, गलतियाँ छुपा के अपनी चीज़ बेच देते थे। और जब कस्टमर उन चीज़ों को नापसंद करके उनको वापस करना चाहता था, क्योंकि वो चीज़ें इस्तेमाल में ज़्यादा लाई नहीं गई या पैकिंग खोलने पर ही डिफेक्टिव मिली है, टेक्निकल फॉल्ट था उसमें, मैकेनिकल फॉल्ट था, ठीक है, उसको ना तो बदला जाता था, ना कोई सुनवाई होती थी। तो कुछ लोग मजबूरी के कारण उस पीस को अलग फेंक देते थे और फिर उनको वही चीज़ दूसरी खरीदनी पड़ती थी। और बहुत बार चीज़ें ठीक भी निकलती थी, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं थी, कोई शिकायत सुनने वाला नहीं था, दुकानदार भी शिकायत नहीं सुनता था। कोर्ट कचहरी में जाने से इन समस्याओं को बहुत हल्का फुल्का समझा जाता था। अमूमन ये कहा जाता था कि तुम लोग आपस में मिल बैठ के समझौता कर लो, या तो दुकानदार तुम्हें पैसे वापस कर दे, या तुम आधे पैसे लेके उस चीज़ को दुकानदार को वापस कर दो। तब ये बात समझ में आई कि क्यों ना एक कानून बनाया जाए। इतने जो भारतीय दंड संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, मैरिज एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, अदर लॉज बने, तो क्यों ना एक कानून कस्टमर की सुरक्षा के लिए बनाया जाए। जब देखिए कोई कानून बनता है तो उनका पालन करने के लिए, न्याय देने के लिए फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, कोर्ट कचहरी बनती है, उसमें पुलिस की व्यवस्था की जाती है और इंस्पेक्टर नियुक्त किए जाते हैं, जो कि जाके फैक्ट्रियों में इधर उधर इंस्पेक्शन करते हैं। अभी आपने देखा इंडियन स्टैंडर्ड जो होता है, ISI मार्क का चीज़ें, इसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बना, BIS, जिसका कि हेडक्वार्टर 9 जफर मार्ग दिल्ली में है। अब इसका काम क्या है कि चीज़ें जो हैं वो अप टू एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया, उसके अंदर उस स्टैंडर्ड के ऊपर खरी उतरती है कि नहीं। ये बात करनी बेकार है, क्योंकि मैंने खुद ब्यूरो में काम किया हुआ है और ये देखा है कि BIS जो है वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही सर्टिफाइड कर देता है सब कुछ, आपसी बातचीत में ही। तो उसकी कानून की कितनी पालना हो रही है इसका अलग विषय है, अगर कोई शिकायत करे तो कहीं सुनवाई होगी। अब कानून बने तो फिर देखा गया कि दुकानदार और कस्टमर का क्या संबंध है। अब क्या होता था, कोई आदमी सामान ले जाता था, उसने उसको आगे रीसेल कर दिया,
रीसेल करने वाला दूसरे प्रदेश में कहीं ले गया, उसने फिर आगे रीसेल कर दिया, और वो रीसेल होते होते आखिर एक रिटेल शॉप में जाके किसी घरेलू व्यक्ति ने अपने घर के इस्तेमाल के लिए खरीदा। अब जिसने खरीदा था उसने खरीदने से पहले ये नहीं समझा कि जो चीज़ वो खरीद रहा है वो कितने हाथों से, कितनी दुकानों से, कितनी रेलगाड़ियों से, ट्रक से, या और हवाई जहाज, पानी के जहाज से होती हुई उस तक पहुंची है। अब जब वो उसकी शिकायत करने गया तो शिकायत करने के बाद जब पता लगा कि वो एक बार सिंगापुर गया था जहाँ से उसने चीज़ खरीदी थी, तो हमारे ही देश में उसको कहा गया कि भैया इस मामले को हम अपने जूरिडिक्शन से बाहर मानते हैं, इसका जूरिडिक्शन सिंगापुर में है, तुम सिंगापुर जाके रिपोर्ट करो। अब क्या ऐसा संभव है कि जो आदमी पिकनिक मनाने के लिए, टूर के लिए विदेश गया हो, वो एक सामान की जिसकी कीमत 5-7 हज़ार, 10 हज़ार, 50 हज़ार हो, इतना किराया लगा के सिंगापुर जाए, और सिंगापुर जाने के बाद फिर उसको वहाँ पे डेट पर डेट मिलती रहे, क्या वो भारत वापस आके फिर सिंगापुर, सिंगापुर से भारत लौटेगा? तो ऐसी समस्या उनके पास आएगी कि उनको वहीं रुकना पड़ेगा जब तक कि केस सुलझ ना जाए। चलो वो तो रुक भी गया कोई रिश्तेदार के इधर या कहीं, और बाद में उसके पक्ष में काम नहीं हुआ, उल्टे उसको जुर्माना पड़ गया, या उसे झूठी केस दायर करने के लिए अगर उधर पकड़ लिया जाए तो उसका क्या होगा। ये समस्या आने के बाद अब समस्या ये आई कि सिंगापुर के केसेस को कैसे सुलझाया जाए, यानी कि विदेशी। सिंगापुर तो चलो या दूसरी जगह बहुत दूर है, आप यहाँ से उत्तर प्रदेश से अगर हिमाचल प्रदेश चले जाएं, तमिलनाडु चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, तो क्या आप यहाँ से शिकायत करने के लिए उस स्टेट में जाएंगे? क्या ये संभव होगा? तब कानून ये बने कि उनका निपटारा वहाँ भी हो सकता है जहाँ पर कि एक खरीदार रह रहा है जिसे शिकायत है। अब फिर ये हुआ कि एक आदमी ने चीज़ खरीदी थी, उसने इस्तेमाल नहीं की, उसने बेच दिया आगे, उसने मुनाफा कमा लिया। अब उस तक पहुंचना भी कंज्यूमर फोरम के लिए और कस्टमर के लिए संभव नहीं होता। तब एक डेफिनेशन बनी कि कंज्यूमर कहा जाएगा उसको जो उस चीज़ को खरीद के इस्तेमाल करेगा। तो ये स्पष्ट हो गया कि दुकानदार ने कंज्यूमर की कैटेगरी से बाहर अपना स्थान पक्का कर लिया, क्योंकि वो दुकानदार उसको यूज़ नहीं कर रहा है। तो ये आया कि जो आदमी किसी चीज़ को परचेज करता है इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन, he or she, the customer, should be called a consumer, because if he has bought that item for his personal use, or to give it as a gift to any person with his own independent consent, the person who is getting the gift will also fall in the category of a consumer because he is consuming that item.
Suppose a son gives a mobile to his father for his use. Now, with his own consent, sweet mind, he has gifted that mobile to his father. He has purchased it for the use of his own satisfaction. But he gave it to his father. He is a family member and he is using with the consent of that son. So both of them are called consumers. आज डेफिनेशन जो थी वो क्लियर हो गई। अब ये हो गया कि कंज्यूम करने वाला एक कंज्यूमर है। अब सपोज करिए किसी को कोई मोबाइल मिल जाता है या कोई चीज़ मिल जाती है, थर्मस मिल जाती है, टिफ़न मिल जाता है या कोई चीज़, और वो उसे अपने पास रख लेता है और उसको यूज़ करता है। तो अब वो उसको यूज़ कर रहा है। एनी यूज़र ऑफ एनी आइटम इज कंज्यूमर। नाउ ही इज यूजिंग दैट आइटम बट ही इज not a consumer. Because why? Because no one has permitted him, given him to use that, so he is not a consumer. अब वो किसी चीज़ को लेके उसके पास चले जाए, सबसे पहली बात है कि जो कंप्लेंट लेके कंज्यूमर फोरम में जाएगा वो उसके नाम की ये सबमिट करनी पड़ेगी उसको रसीद, जो कि उसने किसी दुकानदार से सामान के बदले कैश देकर प्राप्त किया है। अब कई बार दुकानदार अपनी दुकान की कोई बिल वाला रसीद दे देते हैं, लेकिन उसमें सिग्नेचर कहीं और कर देते हैं, जहाँ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स लिखा होगा, पर्टिकुलर्स लिखा होगा, उस कॉलम में कर देते हैं। नीचे सिग्नेचर ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन वहाँ दुकानदार साइन नहीं करता। साइन करता तो एक आड़ी तिरछी गोल या चौकोन तिकोनी एक आकृति बना देता है, जिसको कहते हैं घुग्गी, घुग्गी मारना। अब कंज्यूमर फोरम में ऐसी घुग्गियों का भी कोई स्थान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप उसको किसी दुकानदार के सिग्नेचर से मिलाने के लिए अगर जाएं तो राइटिंग एक्सपर्ट भी जो होगा ना, वो भी उसको ये नहीं कह पाएगा कि ये घुग्गी इस दुकानदार की है, किसी ने भी मारी हो, घुग्गी मार दी उधर, वो कोई सिग्नेचर नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखा जाए। कानून में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ऐन वक्त पे जाके पता लगती हैं। अब उसको दे दिया जाएगा रसीद वाला का, इसीलिए दुकानदार क्या करते हैं, रसीद देने से बचते हैं या घुग्गी मार देते हैं, ताकि कोई अड़चन आए तो उस पचड़े में वो ना फंसे। वो मुकर जाते हैं, नहीं जी ये तो मेरे साइन नहीं है, ना जी ये मेरे किसी सेल्समैन के भी साइन नहीं है जी, ना ना मेरे बच्चों ने भी ये साइन नहीं किया, पता नहीं इसने खुद मार दिए, चलो जी होगी बात ख़त्म। तो अब कानून किसको पकड़ेगा? इस तरीके से धीरे 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 जैसे जैसे केस आने शुरू हुए, तब नए नए पॉइंट्स कानून के नज़रों में आए और फिर उनका एक अलग सेक्शन बना। इसीलिए कानून में अभी आईपीसी खोलो तो उसमें इतने सारे सेक्शन दे रखे हैं, सीपीसी में इतने सारे सेक्शन हैं, ऑर्डर्स हैं, टेबल्स हैं, सीआरपीसी में कई सेक्शन हैं, दूसरी बातें हैं। क्यों है? क्योंकि धीरे 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 ये सेक्शन
बनते गए उनमें सुधार होता गया, या एक बार में बैठ के अंदाजे से कि क्या क्या हो सकता है उस पर कानून बने थे। अब 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो बहुत अच्छा बना 1986 में, लेकिन सामाजिक परिवर्तन होता है ना, सोशल चेंज, सोशियोलॉजी में लिखा है कि सोशल चेंज दिखता नहीं है, ये बहुत धीरे धीरे करवट बदलता है और फिर एक दिन एक मूर्ति की तरह सामने खड़ा हो जाता है। जब वो ऐसे सामने आता है तब कानूनों में हेर फेर करना पड़ता है, क्योंकि अब जैसे अब ऑनलाइन वाला आ गए, पेमेंट के दूसरे सिस्टम आ गए, बैंकिंग व्यवस्था होगी, क्रेडिट कार्ड, एटीएम और डेबिट कार्ड वाला आ गए। तो इन चीज़ों को हम 1986 में कोई आधारभूत चीज़ नहीं बना पाते, क्योंकि ऐसा उसमें कुछ दिया नहीं है। अब कोर्ट में जो केस होते हैं वो एक किताब की द्वारा दिखाई गई रोशनी में चलते हैं। कोई जज, कोई मैजिस्ट्रेट, कोई प्रेसिडेंट ऑफ कंज्यूमर फोरम उनको अपनी तरफ से कुछ निर्देश नहीं दे सकता है। उसके मन में 10 बातें आती हैं, लेकिन वो गैर कानूनी बातें लगती हैं, क्योंकि कानून की किताब है। गैर कानूनी क्या है? जो किताब में कानून लिखा गया उसके अलग हट के कोई भी चीज़ गैर कानूनी है। जो समाज के लिए अच्छी नहीं है वो गैर कानूनी है। जो दूसरे के हक को मारती है वो गैर कानूनी है। अब कई लोग अपनी ड्यूटीज नहीं करते, लेकिन इसको गैर कानूनी भी नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि वो कानून में बंधे हुए हैं। जब आप कानून की जानकारी लेते हैं तब आपको पता लगता है कि इतने सालों तक केस क्यों खींचते हैं। लोग अपनी बदनीयती के कारण जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उनमें कुछ चीज़ें छुपा देते हैं, कुछ जोड़ देते हैं। तो उनकी सच्चाई पता करने के लिए जब कानून की किताबों को खंगाला जाता है तो कोई सेक्शन ऊंची आवाज़ में बोल पड़ता है कि हम यहाँ हूँ, ऐसे कहते हैं ना, हम यहाँ हूँ, वो फिर कानून का सेक्शन बोलता है। ठीक है। अब जैसे अब कस्टमर है, कस्टमर कौन है? जिसने अपनी जेब से पैसा या किसी और चीज़ के बदले में कोई सामान लिया है, वो कस्टमर है। लेकिन कस्टमर में ये क्लियर नहीं होता है कि वो कस्टमर उस चीज़ को क्यों ले जा रहा है। अब थोक की दुकान पे कोई आके दुकान पे सामान ले रहा है तो एज ए कस्टमर वो दुकान पे आया है, उसको एज ए कंज्यूमर हम नहीं कह सकते जब तक कि ये सिद्ध ना हो कि उसने रसीद किस नाम से कटवाई है। अभी किसी इंस्टीट्यूट के लिए कोई चीज़ खरीदी तो इंस्टीट्यूट का नाम आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि टैक्स की पेमेंट करनी होती है। टैक्स के बेनिफिट तब मिलते हैं जब उनके साथ खर्चे की रसीदें भी लगाई जाए, फोटोकॉपी वाला। इसलिए इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल, दुकानदार, कोई भी संस्थान अपने पर्सनल नाम से कोई भी व्यक्ति अपने कमर्शियल जगह के लिए कोई चीज़ नहीं खरीदता है। और कोई ज़्यादा सियाना बने वो घर की चीज़ खरीदे और किसी अपनी दुकानदार
होने पे दुकान के नाम से रसीद कटा ले तो फिर वो गया। अगर वो फ्रिज ख़राब हो गया तो कमर्शियल होने के कारण उस फ्रिज के लिए कुछ फॉर्म में उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो वो उसको पर्सनल यूज़ के लिए अपने या अपने घर वाले किसी वाइफ के बच्चों के नाम से ही वो खरीदेगा। तो ये चीज़ें आती हैं। आशा करता हूँ मेरी ये बातें आपने समझ ली हैं। और यदि आप बीकॉम कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, जुडिशरी में जाना चाहते हैं, एलएलबी कर रहे हैं, एलएलएम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और यदि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर आपको कोई क्वेश्चन आए तो इन बातों से आपको हिंट मिलेगा कि आपको क्या क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। अब जब 1986 कंज्यूमर एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा जाए तो वहाँ ये बताना भी अच्छा रहेगा कि अब 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ गया है और 1986 वाला जो है वो अब पीछे हटा दिया गया है। लेकिन बेस उधर वही रहा, ठीक है जी। अब पहले वो प्याज की खेती कर रहे थे, अब उन्होंने गेहूँ लगा दी। खेत वही है। अब जब खेत वही है तो खाद तो बदलनी पड़ेगी, पानी भी कम ज़्यादा करना पड़ेगा, सिंचाई की व्यवस्था चेंज करनी पड़ेगी, और मौसम भी बदल जाएगा। बारिश होगी या सूखा पड़ेगा उसका अपना प्रभाव होगा। कुछ सूखे मौसम फसलों के लिए अच्छे होते हैं, कुछ फसलों के लिए बारिश के, कुछ के लिए बसंत के। तो उसी तरीके से फसलों को उगाया जाता है, ठीक है। अब जब कंसिडरेशन का मोड ऑफ पेमेंट चेंज हुआ है, अब लोग एटीएम से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या दूसरे ऐप से अब पेमेंट कर रहे हैं। पेटीएम करो ऐसे आता नहीं ऐड, तो अब कितना चेंज हो गया है। अब साइबर क्राइम हुआ है तो साइबर लॉ अलग बने हैं। इन चीज़ों को अगर आप साथ में लिखेंगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। बस आपको अपनी बात कहाँ से शुरू करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, ये लिखना आना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ पे मुझसे एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं तो मैं उस पर एक लेक्चर का वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आप मेरे से कमेंट द्वारा ज़रूर संपर्क करें। थैंक्स। इस चैनल लॉ क्लासेस 01 को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक करिए, ऑल का नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि जो लोग आपके साथ इस एग्ज़ाम में अपियर होना चाहते हैं वे भी इस जानकारी को ले सकें। थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।